हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एफ्रो एशियन यूनिटी के बारे में। नॉन अलाइंड मूवमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट करी, जवाहरलाल नेहरू का इंपॉर्टेंट रोल था। नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी में हमने क्या ऑब्जेक्टिव रखा था? दैट वी आर गोइंग टू मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स। ठीक है, अब तीसरा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो आपको देखना है वो क्या है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का? एफ्रो एशियन यूनिटी। अब एफ्रो एशियन यूनिटी मतलब क्या है कि अफ्रीका और एशिया जो है, इन कॉन्टिनेंट्स के जो देश थे, जो कह सकते हैं कि न्यू फाउंड इंडिपेंडेंस को एंजॉय करने वाले थे, जो न्यूली इमर्ज्ड नेशंस थे, उनके बीच में यूनिटी बहुत ज्यादा जरूरी थी। क्यों? क्योंकि देखो क्या हो रहा है ना कि वर्ल्ड में जब हर जगह कोलिशंस बनाए जा रहे हैं, वेस्टर्न ब्लॉक, ईस्टर्न ब्लॉक, तो उस समय पे इंडिपेंडेंट रहना बेहतर था कि आप किसी भी ब्लॉक में नहीं जा रहे हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट रहोगे तो किसी भी ब्लॉक में नहीं जाओगे तो दोनों ब्लॉक आपको क्या देखेंगे? खाने की नजर से देखेंगे कि ये मेरा शिकार है। लेकिन आप इंडिपेंडेंट रह के एक अपना ग्रुप बना लेते हैं, संगठन में शक्ति होती है ना, तो उसी तरह से यूनाइटेड रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। तो जो नॉन अलाइंड मूवमेंट के लीडर्स थे ना, उन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट स्टार्ट किया, उससे पहले ही जैसे देखोगे तो अफ्रीका और एशिया के बीच में जो यूनिटी बन रही थी, कहीं ना कहीं नॉन अलाइनमेंट के लिए उसने एक ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड किया। कंटेक्स्ट समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये कंटेक्स्ट है। फाइन, तो अब यहां से हम क्या करते चलेंगे? चीजों को कनेक्ट करते चलेंगे। देखो क्या है, तो अब देखो क्वेश्चन भी ये बनता है, व्हाट वाज द रोल ऑफ इंडिया, ठीक है, इन इंश्योरिंग एफ्रो एशियन यूनिटी। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया का क्या रोल रहा। तो इंडिया का क्या रोल रहा मतलब क्या है कि वही नॉन अलाइनमेंट के कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन देख के घबराना मत, क्वेश्चन को पढ़ना, एक बार पढ़ना, 4 बार पढ़ना, 10 बार पढ़ना, अपने आप समझ आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, गलती हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो समझ में आता लिख देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझना जरूरी होता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ इंडिया इन इंश्योरिंग एफ्रो एशियन यूनिटी, ठीक है, इन द पीरियड ऑफ नॉन अलाइनमेंट, इन द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर, कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो अब देखो, नेहरू इनविसाज अ मेजर रोल फॉर इंडिया इन वर्ल्ड अफेयर एंड स्पेशली इन एशियन अफेयर्स। अब क्या हो रहा है ना, पता है, जैसे आप देखेंगे तो हर एक लीडर की क्या रहती है? एक इमेज रहती है, हर एक लीडर की इमेज रहती है। तो वैसे ही जवाहरलाल नेहरू की इमेज क्या थी इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में? उन्हें एक सक्सेसफुल डिप्लोमेट की तरह देखा जाता था। मतलब देखा जाता था कि फॉरेन नेशंस के साथ में कैसे रिलेशंस मैनेज करना है, जवाहरलाल नेहरू से सीखो। ठीक है, तो उस तरह से उन्हें क्या देखा जाता था? बोलते ना कि कुछ लोग होते हैं तो जिन्हें देख के हमें ऐसा लगता है कि यार ये इंसान तो क्या है, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन सकता है। मुझे आप सबको देख के ऐसा लगता है, ठीक है। और फिर जैसे हम बोलते हैं यार इस इंसान को देख के ऐसा लगता है तो आर्मी पर्सन है। तो वैसे ही जवाहरलाल नेहरू को देख के ऐसा लगता था, मतलब उनकी स्किल्स थी वो, कि वॉज अ वेरी गुड डिप्लोमेट। फाइन, तो जवाहरलाल नेहरू ही इन्विसेज्ड अ मेजर रोल फॉर इंडिया इन वर्ल्ड अफेयर्स एंड स्पेशली इन एशियन अफेयर्स। तो नॉन अलाइंड होने का मतलब ये नहीं था कि वी आर स्टेइंग अवे फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर्स। एक्टिव एंगेजमेंट होता था, हम चीजों को मतलब आर्बिट्रेशन करते थे, हम चीजों को समझते थे। जैसे कोरियन वॉर में इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, इश्यूज को जो टेंशन डेवलप हुए थे उन्हें सॉल्व करवाने में, ठीक है, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूएन। वही चीज यहां पे बताई गई है। तो किस तरह से हमने एफ्रो एशियन यूनिटी पे फोकस किया? तो हिस era was marked by the establishment of contacts between India and other newly independent states in Asia and Africa। तो उनका जो एरा रहा है, 64 तक का जो टाइम पीरियड रहा है इंडिपेंडेंस के पहले से, अगर आप समझोगे तो इस एरा वाज मार्क्ड बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड अदर न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब जो हमने देखा है, ठीक है, पंच मित्रों की जो दोस्ती है, तो ये कहां से हुई है? ठीक है, तो ये सारे लीडर्स जो हैं, क्या है कि इनके बीच में आपस में रिलेशंस डेवलप हुए। रिलेशंस कैसे डेवलप हुए? कि मीटिंग्स में मिलना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के कंसर्न्स को हाईलाइट करना। और वो दोस्ती फिर उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दी? रिश्तेदारी में नहीं, ठीक है, वो दोस्ती जो इन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट के उसमें कन्वर्ट कर दी थी। ठीक, तो वही चीज यहां पे बताई गई है कि उनके टाइम पीरियड में क्या है, जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे एशिया में, अफ्रीका में, उनके साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए जवाहरलाल नेहरू ने। कैसे? तो अंडर हिज लीडरशिप इंडिया कन्वेड द एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस इन मार्च 1947। अभी आपके मन में बहुत जोर से डाउट उछला होगा, क्या कि मार्च 1947 आजादी नहीं मिली थी? अभी तो देखो आजादी नहीं मिली थी, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट जो थी वो तो कब बन गई थी? 46 में ही बन गई थी ना। तो उसके चलते क्या है कि जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप के अंडर में इंडिया कन्वेड द एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस। तो एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस जो हमने कन्वे करी, तो उसमें क्या होता है? उसमें आप देखोगे बर्मा से लीडर्स आए, इंडोनेशिया से लीडर आए, साइलोन, ठीक है, साइलोन मतलब श्रीलंका, वहां से लीडर आए, मलाया मतलब वही इंडोनेशिया जो मलाया पेनिनसुला वगैरह वाला जो रीजन है, वहां से लीडर्स आए। तो सभी लीडर्स आए इंडिया में, ठीक है, खाना पीना खाने नहीं, यहां उन्होंने डिस्कस किया, क्योंकि ये सारे देश जो थे दे वर इन दी प्रोसेस ऑफ गेटिंग इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो इस तरह से कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवा के इंडिया ने क्या किया? अपना लीडरशिप प्रोजेक्ट किया, साथ ही साथ में एशियन नेशंस के बीच में यूनिटी प्रेजेंट करी।
ठीक है। फिर क्या है, इंडिया मेड अर्नेस्ट एफर्ट्स फॉर द अर्ली रियलाइजेशन ऑफ freedom of Indonesia from Dutch colonial regime by convening an international conference in 1949 to support its freedom struggle। अब थोड़ा सा मैं आपको एक हिस्ट्री बताता हूं, ठीक है। इंडोनेशिया जो है, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इंडोनेशिया, सकार्नो ऑफ इंडोनेशिया एंड जवाहरलाल नेहरू, देवर फ्रेंड, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंडशिप बेल्ट बांधा एक दूसरे को। तो ये दोस्ती कैसे बनी, अब ये दोस्ती कैसे बनी उस चीज को भी समझो। तो इंडिया ने, जैसे मैंने बताया कि एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस हमने कंडक्ट करवाई, कब, आजादी मिलने से पहले ही, ताकि देशों के बीच में अच्छे कोऑर्डिनेशन बन सके, खास करके एशियन स्टेट्स के बीच में। वैसे ही आप अगर इंडोनेशिया की कहानी समझोगे ना, रंग बिरंगी है। कैसे रंग बिरंगी है, तो देखो 1942 में पता क्या होता है, देखो 1942 के पहले ही अगर जाए हम, तो अगर हम 15-16 सेंचुरी में जाते हैं, तो जो डच थे, ठीक है, डच कॉलोनाइजर्स जो थे, तो पहले इंडिया आए थे, मसाला ढूंढते ढूंढते आ गए यहाँ पे। अब यहां नहीं मिला तो आगे निकल गए, किधर, इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में वहां पे जाके कॉलोनी बना लिया इंडोनेशिया को, लंबे समय तक 300-400 साल तक इंडोनेशिया को कॉलोनी बना के रखा डच ने, ठीक है। इंडोनेशिया वाज डच कॉलोनी। अब क्या होता है कि यहां पे आप अगर समझेंगे तो 1942 में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था। डच जो इनको मार पीट के कौन भगा देता है, जापानीज फोर्सेस, ठीक है। जापानीज फोर्सेस डच फोर्सेस को भगा देती है यहां से। अब क्या होता है, वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 45 में, 1945 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो अब क्या है कि जो इंडोनेशिया के जो लोकल लीडर्स थे, जैसे सुकार्नो की बात कर रहे हैं हम, तो इंडोनेशियंस ने क्या कर दिया, इंडिपेंडेंस क्लेम कर ली। मतलब जापान भी हार गया था, जापान का हारना हुआ, डच को तो जापान ने भगा ही दिया था। तो इंडोनेशिया के जो लीडर्स थे उन लोगों ने बोल दिया कि नाउ वी आर इंडिपेंडेंट, इंडोनेशिया इज इंडिपेंडेंट, राइमिंग, ठीक है, इंडोनेशिया इज इंडिपेंडेंट। तो उस तरह से क्या है, लेकिन जो डच कॉलोनी बना के बैठे थे ना, तो अब उनको क्या है, अब जापान ने मार पीट के भगा दिया था, अब जापान हार गया, तो अब उनको वापस ऐसा कि नहीं नहीं वो तो हमारी कॉलोनी थी। और ये जो सुकार्नो की गवर्नमेंट है ना, ये सुकार्नो की गवर्नमेंट तो क्या है कि जापानीज फोर्सेस, जापानीज आर्मी का कोलिजन है, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के एजेंट हैं, ठीक है। इस तरह का आर्गुमेंट आ गया। डच फोर्सेस उतार दी गई इंडोनेशिया में, लड़ाई चल रही है अभी भी यहाँ, ठीक है, मतलब अब नहीं, 1945 के बाद। तो 1945 से 49 तक तो क्या है कि डच फोर्सेस क्या करती थी, जो इंडोनेशिया इंडिपेंडेंस क्लेम करके जो इंडोनेशिया था, तो वहां के लोगों को मारना पीटना चालू कर दिया था। तो अब उसी तरह से देखो, फॉर्मली इंडिपेंडेंस 1945 में ले ली इंडोनेशिया ने डच से, लेकिन वो डच मान नहीं रहे थे, डच कॉलोनियल ऑफिसर्स। तो उसके चलते क्या है कि इंडिया जो है, तो इंडिया मेड अर्नेस्ट एफर्ट्स फॉर द अर्ली रियलाइजेशन ऑफ द फ्रीडम ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम डच कॉलोनियल रिजीम, ठीक है। मतलब जो इंडोनेशिया के लोगों ने डच कॉलोनियल रिजीम से 1945 में ही इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करवा ली थी ना, उस चीज को रिकॉग्नाइज किया इंडिया ने। और जो प्लेटफॉर्म जो रहे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, जैसे यूनाइटेड नेशंस ने यहाँ पे मीटिंग करवाई, डच और इंडोनेशिया कॉन्फ्रेंस होती है, और जिसके चलते तय किया जाता है कि हाँ भैया फॉर्मली अब जो है डच रूल, जो डच रिजीम जो है खत्म हो रहा है, डीकोलोनाइजेशन हुआ है, ठीक है। तो उस चीज में भी क्या है, इंडोनेशिया की मदद करी, तो दोस्ती हो गई, ठीक है। तो इंडोनेशिया की मदद करी। फिर आगे और देखेंगे तो एफ्रो एशियन यूनिटी में और क्या रोल प्ले किया, तो इंडिया वॉज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ द decolonization process and firmly opposed racism, especially apartheid in South Africa। अब जैसे आप देखेंगे तो एशियन यूनिटी के लिए तो हमने देखा कि हाँ क्या क्या कॉन्फ्रेंस हुआ, तो यहाँ पे जैसे डच रिजीम से आजादी दिलवाना इंडोनेशिया को, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस, ये सारी चीजें। अफ्रीका की बात करें ना, तो अफ्रीका में भी उस समय पे डिकोलोनाइजेशन हो रहा था हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में 45 के बाद से। अब क्या होता है कि अफ्रीका में और जो समस्याएं थी, जैसे क्या समस्या थी, वहां पे अपार्थाइड की समस्या थी सबसे बड़ी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था वो अफ्रीका में बहुत तेज था। तो आप देखेंगे कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी में पता है ये सारे पॉइंट्स हैं कि वी ओपनली क्रिटिसाइज कॉलोनाइजेशन, ठीक है, हम डीकोलोनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, कॉलोनाइजेशन को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। ये पॉइंट इंडियन फॉरेन पॉलिसी का है, ठीक है। वी क्रिटिसाइज अपार्थाइड सिस्टम और एनी सॉर्ट ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, हर चीज को इंडियन गवर्नमेंट अपोज करती है, ठीक है। तो वो दर्शाता है कि वी बिलीव इन द प्राइड ऑफ अफ्रीका, ठीक है, हम अफ्रीका के प्राइड में विश्वास रखते थे, अफ्रीकन नेशंस को हमने यूनाइट किया, ठीक। तो एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द इंडोनेशिया सिटी ऑफ बैंगडुंग सिटी इन 1955। अब बैंगडुंग कॉन्फ्रेंस तो आपने पढ़ा है, कहां, तो हमने कोल्ड वॉर वाले चैप्टर में पढ़ा था हिंदी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की। तो नॉन अलाइनमेंट का जो नींव है वो बैंगडुंग कॉन्फ्रेंस में रखी गई। अब बैंगडुंग कॉन्फ्रेंस जो होता है इंडोनेशिया में, तो जवाहरलाल नेहरू इनकी तो दोस्ती पहले होगी सुकार्नो की, मैंने बताया आपको। ऐसे ही क्या है, जोसेफ ब्रोज टीटो, अब्दुल नसीर जो है, तो फिर घाना के जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट थे, ठीक है, तो घाना के वो क्या कह सकते हैं, कामवे नकुरमा, ठीक है। तो इन सभी लोगों को साथ में लेते हुए जो
एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड होता है, ठीक है। एफ्रो एशियन मतलब अफ्रीका के और एशिया के नेशन साथ में आए। कहां? बैंगनू कॉन्फ्रेंस 1955, ठीक है। तो बैंगनू कॉन्फ्रेंस के मेजर अचीवमेंट्स क्या है कि मार्क द जेनिथ ऑफ इंडियाज एंगेजमेंट। तो ये मतलब प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि देखो एशिया और अफ्रीका के देशों में इंडिया का कितना अच्छा एक वो है, मतलब लेजिटिमेसी की, इंडिया की बात मान रहे, इंडिया उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, यूनिटी देखने को मिल रही है आपको, ठीक है। तो मार्क द जेनिथ ऑफ इंडियाज एंगेजमेंट विद द न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस। द बैंगनू कॉन्फ्रेंस लेटर लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाम एंड दिस यू नो, ठीक है। नॉन अलाइन मूवमेंट का एस्टैब्लिशमेंट यहीं पे बैंगनू कॉन्फ्रेंस में ही उसकी नींव रखी जाती है। पहली समिट जो होती है वो कहां होती है? बेलग्राड, यूगोस्लाविया, ठीक है। तो बेलग्राड सितंबर 1961 में पहली समिट होती है। नेहरू वाज द को फाउंडर ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। तो नॉन अलाइन मूवमेंट का कह सकते हैं जो फाउंडेशन रखा गया तो उसमें को फाउंडर एक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये 5 दोस्त, ठीक है, इन 5 दोस्तों ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया। क्लियर हुआ? सो दिस वाज द होल स्टोरी अबाउट द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अब 1 मिनट के लिए मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूं सारी चीजें। इंडियन फॉरेन पॉलिसी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, या फिर जो पुराना नाम था चैप्टर का क्या कि पुराना नाम ही भूल गया देखो मैं, ठीक है, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। तो ये जो पुराना नाम और चैप्टर आज भी जो जीवित है, तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि हाँ इंडिया के जो एक्सटर्नल रिलेशन थे या फिर इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी रही है, तो उसका एक मेजर आउटलुक जो रहा फॉरेन पॉलिसी का वो नॉन अलाइन मूवमेंट में रिफ्लेक्ट होता था। तो नॉन अलाइन मूवमेंट जो है, ठीक है, वो हमने पूरी तरह से समझा। कैसे समझा? तो हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू का क्या रोल था उसमें, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट में हमने क्या प्रयास किया कि दोनों कैंप से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके रखा जाए। प्रैक्टिकली कुछ रियलिटी क्या थी क्या नहीं थी वो सारी चीजें भी डिस्कस कर ली। और उसी के साथ साथ में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एक जो मेजर आउटकम रहा या फिर वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में कहां रिफ्लेक्ट होती है, तो एशिया और अफ्रीका के जो देश है, जो कह सकते हैं न्यूली इमर्ज्ड नेशंस थे, उनके बीच में यूनिटी भी कहीं ना कहीं इंश्योर हुई है, ठीक है। अब क्या है, तो आप इंडिया फॉरेन पॉलिसी में अब ये देखोगे, अब ये एक डायमेंशन कवर हुआ। अब देखेंगे तो इंडिया फॉरेन पॉलिसी में और भी चैलेंज क्या थे कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज थे उनके साथ हमारे कंफ्लिक्ट रहे हैं, उन कंफ्लिक्ट्स को कैसे डील किया हमने, ठीक है। हमारी फॉरेन पॉलिसी कहां फेल हुई थी और फॉरेन पॉलिसी से कैसे टैकल किया उन कंफ्लिक्ट्स को, तो वो सारी चीजें समझेंगे। चाइना की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, चाइना की कहानी से स्टार्ट करेंगे, चाइना पाकिस्तान सारा सब कुछ समझेंगे, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से सारा सब कुछ किंडरगार्टन से क्लास 12 तक वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है। ये सभी वीडियो लेक्चर्स आप YouTube पर देख सकते हैं, साथ ही साथ वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। करना क्या होगा, आपको magnetbrains.com सर्च करना है, वेरी सिंपल। magnetbrains.com सर्च करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आएगी, वेबसाइट पे क्लिक करोगे, वेबसाइट पे क्लिक करते से आपके सामने क्या सारी क्लासेस ओपन अप होगी, ठीक है। आप जिस भी क्लास में उस क्लास को सिलेक्ट करो, क्लास सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने क्या आ जाएंगे, ऐसे बहुत सारे उस क्लास के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। जो सब्जेक्ट पढ़ना है उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो और उस सब्जेक्ट के अंदर जो चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, वो सारा सब कुछ होगा। घर बैठे आराम से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, जो टॉपिक देखना है उसको देख सकते हो, ठीक है। और अपने जूनियर्स को जरूर बताइए, क्योंकि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सारा सब कुछ इसी तरह से मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।